आज का विषय है टीबिया का फ्रैक्चर और उसका ऑपरेशन। टीबिया बोन हमारे घुटने और एंकल के बीच का बोन है। दो बोन होते हैं, टिबिया और फिबुला। टिबिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोन है और वजन लेने में टिबिया का रोल है। टिबिया का फ्रैक्चर सिंपल भी हो सकता है, कोई एक दो स्टेप गिर गए हैं उसमें भी फ्रैक्चर हो सकता है। ज़्यादातर ये रोड एक्सीडेंट या इंडस्ट्रियल इंजरी में ज़्यादा कॉमन है। जैसा आप देख सकते हैं ये टिबिया का फ्रैक्चर है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, स्मॉल फ्रैगमेंट है। दोनों व्यू में, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। इसमें टिबिया का नेल डाला गया है, यहाँ पर घुटना का जोड़ है, यहाँ एंकल जॉइंट है। ऊपर से ऑपरेशन करके नेल इंसर्ट किया गया है जो कि पूरे जोड़ में जाता है और फ्रैक्चर को स्पैन कर रहा है। और नीचे में इसे इंटरलॉकिंग स्क्रूज बोलते हैं ताकि रोटेशन कंट्रोल ही बना रहे। इसी का एक्सरे साइड व्यू लिया गया है जिसमें इंटरलॉकिंग नेल डाला गया है। तो एक वर्ड है पर्सनालिटी ऑफ फ्रैक्चर। तो किसमें इंजरी ज़्यादा हुआ है वो उतना सीरियस हो सकता है। और पैर का फ्रैक्चर, अगर टिबिया का फ्रैक्चर है तो सिर्फ टिबिया नहीं, सॉफ्ट टिश्यू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि स्किन का ब्रेक है या नहीं, ब्लड सप्लाई कैसा है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना कॉन्टेमिनेशन है। इसलिए अगर किसी को टिबिया का फ्रैक्चर है, ओपन फ्रैक्चर हम लोग कहते हैं, जिसमें बाहर अगर ब्लीडिंग हो गई है तो ये इमरजेंसी हो जाता है और तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जहाँ पर इमरजेंसी मैनेजमेंट जैसे एंटीबायोटिक, वुंड डिब्राइडमेंट, टेटनस कवर किया जाता है। ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है तो इनिशियल मैनेजमेंट भी हो सकता है। ज़्यादातर टिबिया का बोन जो उसके अराउंड मसल बहुत कम है, इसलिए प्रेफरेबल होता है कि नेलिंग ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर में अगर प्लेट एंड स्क्रू लगाया जाता है तो स्किन स्ट्रेच होता है, हीलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। और इसलिए डिपेंडिंग ऑन कि टिबिया के प्रॉक्सिमल पार्ट में ऊपर में फ्रैक्चर है या नीचे में, जहाँ तक प्लेट और स्क्रू ज़्यादा यूज़ होते हैं। और टिबिया का अगर मिडिल पार्ट फ्रैक्चर है तो नेलिंग यूज़ होता है, जो अलग अलग इंडिकेशन है। और ऐसा नहीं है कि हर टिबिया का फ्रैक्चर में ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर कोई अनडिस्प्लेस है तो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। मैं यह कहना चाहूँगा कि फ्रैक्चर सर्जन का तो रोल है ही, मरीज का रोल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो किसी फॉर्म में टोबैको नहीं यूज़ करते हो, नहीं तो टोबैको यूज़ से बोन हीलिंग में बहुत असर पड़ता है और कभी कभी बोन हील नहीं करता है। इसलिए अगर कोई टोबैको किसी फॉर्म में लेते हो तो न सिर्फ उसको बंद कर देना है कम्प्लीटली, अगर कोई 10 सिगरेट पीते हो तो एक करना काफ़ी नहीं, उसे पूरा बंद कर देना चाहिए फ्रैक्चर मैनेजमेंट और फ्रैक्चर हीलिंग के लिए। दूसरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन, इटोरिकॉक्सिब है, ब्रूफेन है, डिक्लोफेनेक है, ये सब बोन हीलिंग के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इसे हम लोग को नहीं लेना चाहिए और हमारे आई एम श्योर कि हमारे डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब भी नहीं करेंगे। और ऑपरेशन के बाद पैर उठाकर रखा जाता है अंडर ऑब्जर्वेशन कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, जैसे वुंड का प्रॉब्लम नहीं हो, ज़्यादा स्वेलिंग नहीं हो, कंपार्टमेंट सिंड्रोम नहीं हो, और मरीज भी पैर उठा कर रखें जब घर जाएं ताकि स्वेलिंग घटा रहे। डिपेंड ऑन कि कैसा फ्रैक्चर था, क्या मैनेजमेंट सर्जन इंडिकेट करते हैं कितना वजन दे सकते हैं। तो बोन हीलिंग तो पहले दिन से शुरू हो जाता है, लेकिन एक्सरे में दिखाई पड़ता है जब कैल्शियम आती है, वो 6 से 8 हफ्ता तक लग सकता है। अगर उस समय तक सब ठीक रहा तो वजन दिलाने का हम लोग शुरू करते हैं धीरे धीरे। बोन हीलिंग में टाइम लगता है, मेजॉरिटी हीलिंग 3 से 4 महीने में इतना हो जाता है कि उस पर वजन दे सके। लेकिन अगर कोई फुटबॉल खेलना चाहे, कबड्डी खेलना चाहे तो 6 महीना, साल भर या उससे ज़्यादा लग सकता है, इसलिए काफ़ी लंबा समय लगता है। और ये नेचुरल हीलिंग है, इसमें अगर आप हेल्दी हैं तो और इसको कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता है। हाँ, अगर कोई टोबैको लेते हो या एंटी इन्फ्लेमेटरी ले रहे हैं तो इसमें डिले होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सर्जन से ओपनली बात कर लीजिए। आई एम श्योर कि हमारे सर्जन आपको क्लियर बता देंगे कि एवरेज केस में क्या होता है।